अब अपन बात करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस की। लाइट चली गई, इस वजह से अपन डिजिटल बोर्ड पे तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अपन टैबलेट पे रिकॉर्ड करके आप अच्छे से एक बार देखना, अपने आंसर देखना और अब कमेंट में बताना आपके कितने नंबर आए हुए हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट हैं उनको तो मेरे को पता है 99 98 कुछ बोल रहे थे, लेकिन जिनके भी जितने भी नंबर बन रहे हैं वो आराम से आप बताना कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसने ये पूछा है कि विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य का तो ग्राफ क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा बच्चों। न्यूनतम कोण विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य ये होता है जब आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो जाता है उस टाइम विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, जिसको अपन लिखते हैं डेल्टा मिनिमम। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अब तरंगाग्र की परिभाषा पर ये क्वेश्चन है बच्चों। तरंगाग्र किसको बोलते हैं? ऐसे बिंदुओं का बिंदु पर जो समान कला में हो। तो तरंगाग्र किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य कलांतर कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है बच्चों। न्यूनतम दहली आवर्ती आपको पता है बच्चों, कार्यफलन का फॉर्मूला होता है फाई नोट इक्वल टू एच न्यू नोट। जिसका कार्यफलन सबसे कम होगा उसकी दहली आवर्ती भी सबसे क्या होगी बच्चों? कम होगी। तो दहली आवर्ती सबसे न्यूनतम सबसे कम कार्यफलन पी का है, तो दहली आवर्ती भी सबसे कम किसकी होगी? पी की होगी। और बच्चों देखो, गाइगर और मास्टर ने रदरफोर्ड की निर्देशन में जो अल्पाकण का प्रयोग किया था उसमें अल्पाकणों के स्रोत के रूप में रेडियो एक्टिव पदार्थ बिस्मिथ का प्रयोग किया था। ताप नाभिक के संलयन की एक शर्त होती है, ये बहुत उच्च ताप पर होती हैं। इसके लिए तापमान 10⁸ केल्विन की जरूरत पड़ती है। इस कारण सौर ऊर्जा का स्रोत भी बच्चों, अपन को जो सौर ऊर्जा मिलती है उसका स्रोत भी ताप नाभिक के संलयन अभिक्रिया होती है व्यक्ति के अनुसार। जहां हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, उच्च ताप की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऊर्जा बैंड किसका ज्यादा होगा? आपको पता है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ऊपर से नीचे और आते हैं किसी भी अपन वर्ग में, तो आपका Eg की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों? घटती हैं। तो सबसे ज्यादा हो जाएगी कार्बन की, फिर सिलिकॉन की, फिर आपकी जर्मेनियम की। वे अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो कोई प्राविद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है उसे उस माध्यम के बच्चों प्राविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राविद्युत सामर्थ्य। हर माध्यम की एक विद्युत क्षेत्र को सहन करने की एक औकात होती है, लिमिट होती है, उसको अपन बोलते हैं प्राविद्युत सामर्थ्य बोलते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन, इसमें आराम से आप किरचॉफ का नियम लगा के, किरचॉफ करंट का नियम के अनुसार यहाँ करंट आएगी 7.3, इधर चली गई 5.1, तो आगे जाएगी 2.2, 1.2 उधर चली गई, इधर कितना आंसर आ जाएगा? 1 एम्पियर। आसान क्वेश्चन है बच्चों। वोल्टमीटर में विक्षेप प्रति एकांक वोल्टेज, आपने पढ़ा होगा वोल्टेज सुग्राह्यता, यानी प्रति एकांक वोल्टेज पे जो आपका विक्षेप आता है उसको वोल्टा सुग्राह्यता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। लेंज का नियम आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। विस्थापन धारा की अवधारणा एक बहुत तगड़े वैज्ञानिक था जिसका नाम था मैक्सवेल ने दी थी, और इसने एम्पेयर के नियम में संशोधन भी किया था जिसको अपन बोलते हैं मैक्सवेल एम्पेयर का नियम। आपको पता है जादूगर किसी कांच की पट्टिका को, कांच के लेंस को किसी द्रव में डुबोता है और उसको गायब कर देता है, वो कुछ भी नहीं होता है। अगर उस द्रव का अपवर्तनांक उस कांच के लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए तो उसकी फोकस दूरी बच्चों आप लेंस मेकर फॉर्मूले से निकालो तो अनंत आ जाएगी। वो एक समतल कांच की पट्टिका की तरह काम करेगी और वो पानी में अदृश्य हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आप अगर लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओगे 1/f = n21 - 1 × 1/r1 - 1/r2, अगर n1 n2 बराबर हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1/f 0 हो जाएगा तो f अनंत हो जाएगा। अनंत मतलब एक समतल पट्टिका की तरह बिहेव करेगी और वो जल में कहीं ना कहीं आपको गायब दिखाई देगी। जल के पृष्ठ पर किसी समय जल के अणुओं के मध्य निस्पंदी रेखाओं का विस्थापन आपका सदैव 0 होता है। अगर आपको पता है इसमें फोटोन की आवर्ती, देखो आपको पता है न्यू का फॉर्मूला होता है c/λ। न्यू और लैम्बडा एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आप लैम्बडा आधा कर दो तो न्यू आपका कितना गुना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला लैम्बडा = होता है बच्चों h/mv, और mv को मैं अलग से गुना करूँ तो 0.1 अगर 10 से गुणा mv का मान 1 आ जाएगा, इसलिए लैम्बडा का मान h के बराबर हो जाएगा और लैम्बडा का मान आ जाएगा 6.63 × 10⁻34 जूल इंटू क्या हो जाएगा? सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है। अगला आपको पूछा है तांबे की प्रतिरोधकता रो और टी के बीच का ग्राफ। आपको पता है तांबा एक धातु होती है, धातु की प्रतिरोधकता तापमान के साथ क्या होती है? बढ़ती है, ग्राफ होता है। धारा घनत्व आप आसानी से कर सकते हो यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता। ये अपन को कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। आपको पता है बच्चों चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या होता है? B.ds = 0।
ये तो कब होता है, जब एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं होते हैं। अगर अस्तित्व में होते तो बी डॉट डी एस का मान बच्चों जीरो नहीं होता। फिर उस केस में बी डॉट डी एस का मान कितना होता, म्यू नॉट इंटू एम के बराबर होता है। और जहाँ एम क्या होता है, एम होती है ध्रुव प्रबलता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, एम एच और बी के मध्य आपको संबंध बताना, आपने पढ़ा होगा आपने, बी का मान होता है बच्चों म्यू नॉट एच प्लस एम के बराबर होता है। ये वो आसान क्वेश्चन था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं बता सकते हो, आपको है ना क्या, रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र। अगर तरंग इधर जा रही है तो आपको पता है इसका विद्युत क्षेत्र सदिश केवल एक ही दिशा में होंगे। आप ऐसा डायग्राम अगर आपने बनाया तो आपने सही बनाया, आपका रेखीय ध्रुवित प्रकाश है। या फिर आप ऐसे कर दो, यहाँ पर आप क्या बना दो, डॉट बना दो, ये भी रेखीय ध्रुवित प्रकाश है। दोनों में से कोई भी एक डायग्राम बनाएगा तो आपका सही है। ये आपका अगला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अपन पढ़ते हैं, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। मान लीजिए कोई भी आपकी धातु है, इसके ऊपर कोई भी आपका प्रकाश गिरता है, प्रकाश के फोटोन की एनर्जी ई है, तो ई आपके दो कार्यों में खर्च होती है, एक तो धातु के कार्यफलन के रूप में और एक निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ई का मान आपको पता है किसके बराबर होगा, फाई नॉट प्लस ए के बराबर होगा। फाई नॉट आपको दे रखा है, के आपको दे रखा है, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी हो जाएगी। ये आपने परिभाषा लिख दी होगी। अब यहाँ पर आपने निकाला प्रति न्यूक्लियन, आपको पता है ये ऊपर जो संख्या होती है वो ए होती है, और ए को ही बोलते हैं न्यूक्लियनों की संख्या। आपको बाइंडिंग एनर्जी आपको दे रखी है, तो बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी 128 है, न्यूक्लियन 16 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, और ये क्वेश्चन इससे फर्जी कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। 10 और 10 मिलके कितना हो जाएगा, 20 और x किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो 20x अपॉन 20 प्लस x का मान आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 15। यहाँ से आप x को अगर करोगे 16 तो अपने हिसाब से यहाँ आंसर आ जाएगा 60 आएगा, लेकिन 60 माइक्रोफेरेड आएगा बच्चों। देख रहे बच्चा, काटना 5 से 4 बार कटेगा, 5 से 3 बार कटेगा, वज्र गुणा करोगे तो x का मान 60 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी बच्चों बहुत अच्छा नंबरिकल है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये इस क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है अन्योन्य प्रेरकत्व पे है। आपको पता है दूसरी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में धारा के समानुपाती होते हैं, तो फाई 2 का मान क्या हो जाएगा, एम आई 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर अपन परिवर्तन की बात करते हैं तो डेल्टा फाई 2 बराबर हो जाएगा एम इंटू डेल्टा आई 1 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको डेल्टा आई 1 तो करंट का मान कहाँ से कहाँ तक हो रहा है बच्चों, 0 से 15 तक चेंज हो रहा है, 0 से 15 तक बच्चों हो रहा है चेंज। एम का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 ब्रैकेट। धारा का मान, अंतिम धारा कितनी है 15, स्टार्टिंग में कितनी थी 15 माइनस 0 को 2 से गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30 वेबर आंसर आ जाएगा। कितना वेबर आ जाएगा बच्चों, आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, डेल्टा फाई का मान, किसका मान बच्चों, डेल्टा फाई का मान बराबर हो जाएगा एम इंटू डेल्टा आई 1। एम का मान आपको 2 रेखा है, डेल्टा आई का मान 0 से 15 तो 15 माइनस 0 तो कितना आंसर आ जाएगा 30 वेबर, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बताओ, पोलराइड किसे कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की युक्ति को क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइड बोलते हैं। आसान सा क्वेश्चन, इसका 2 उपयोग आप लिख सकते हो। अगला, आरसी परिपथ में कालांक यानी टाइम पीरियड उसको बोलते हैं बच्चों जहां पर आपका आरसी परिपथ में कैपेसिटर आपका 63.2% तक क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। और इस टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला किसके बराबर होता है बच्चों, आरसी के बराबर होता है। अगला चीज, समधारित्र फिल्टर के साथ में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का आपको बनाना है, क्या बनाना बच्चों, डायग्राम बनाना है। तो इसमें आपको देखो बच्चों, एक बार मैं आपको बना के बताता हूँ। इसमें 1 मिनट रुकना, ठीक है। आपको बोल का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का आपको डायग्राम बनाना है। तो आप सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, यहाँ आप लगाते हो ट्रांसफार्मर बनाते हो। क्या बनाते हो, सबसे पहले आप बना दिया आपने ट्रांसफार्मर, फिर आपने लगा दिए 2 डायोड, फिर यहाँ पर आपका मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ आपका लोड होता है। ये कहना नहीं, लोड को बाद में, पहले आप इसमें क्या बनाओ, आप इसके अंदर एक आपको फिल्टर भी यूज करना है, समकारी फिल्टर। तो यहाँ L बनाना पड़ेगा, यहाँ C बनाना पड़ेगा, और C के एक्रॉस आपको यहाँ पर आपको लोड लगाना पड़ेगा, और ये आपका इनपुट हो जाएगा, ये आपका आउटपुट। ये पूरा डायग्राम समकारी फिल्टर के साथ में आपको मैंने पढ़ाया था,
ये अपन अपन डायग्राम बनाते हैं जब अपन पढ़ते हैं समकारी फिल्टर पढ़ते हैं, तो यहाँ आप लगाते हो लोड को, ये एलसी सर्किट ये समकारी फिल्टर की तरह काम करता है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये आपको डेरिवेशन में तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये, शक्ति गुणांक किसको बोलते हैं, तो आपको पता है औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। वाटकीन धारा का वह घटक जहां पर औसत शक्ति से कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया आपका 30 वेबर हो गया। इसका आंसर आपका हो गया 60 माइक्रोफेड हो गया। बहुत आसान पेपर था बच्चों। जिसके भी 95 से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो कमेंट जरूर करना। तो थैंक यू सो मच।